सी बच्ची ने दुल्हन को फरिश किया। नजरों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया, और जहाँ उसकी बात पर उसकी माँ खटकी वहीं दुल्हन की भी नजरें अपने हाथों पर ठहरी। शिफाफ गुलाबी हथेलियां वीरान और बेरोक उस औरत से कोई जवाब न बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया। लेकिन उसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई कि कुछ भी छपा हवा नहीं। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ आओ। थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फौरन कट खड़ी हुई। आइए अभी आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ आओ। नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हवा। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रफ्ती की बात कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हने तो रफ्ती के बाद अपने शोहर के बेडरूम में ही जाती है, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारें निकल रही थी। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, कर साइड हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की खुशबू झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झंझला सा गया। वो हट गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और उन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गुया रोंदने जा रही थी। उसके कदम मन भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी जिंदगी में ही कदम रोक लिया था तो फिर दहलीज क्या माने रखती? नाइमा इसे बेड पर बैठा कर चली गई थी और इसे फूलों से सजा गई। अंगारों का महसूस हुआ था, दिल जैसे तपती तरह पर रख दिया गया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब इसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसन को रख्सत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियाँ देखता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाजा नवक करके पलटा तो परेशान सा रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का ये भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे जमीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूट कर फूलों समेत जमीन पर बिखरी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें ऊंधी पड़ी थी। दुल्हन का अपना जूता आधा सोफे पर और आधा नीचे तक रहा था। सैंडल कहीं के पास कहीं। वो एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे कोई चीज चरमरा के रह गई। उसने फिर नीचे उठाया और देखा। वो दुल्हन का सोने का ग्लोबन था जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने जब गुलाबिन उठाया उसके कुछ मोती टूट गए थे। उसने वह ग्लोबन सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर ओंधी लेटी थी। चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। मुझे उसका पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दूसरा सोफे पर झोल रहा था। वो कदम बचा कर के करीब आया। रवि, इसकी भारी आवाज पर आसानी इसके कानों तक पहुंची थी। रवि, इसने दोबारा आवाज दी, मगर वो किससे मस न हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, रवि ने मुश्किल अपनी नजरें चुराई। इन्हीं सो गई। उसने हाथ बढ़ाकर इसका बाजू हिलाया। उसके लम्ब से यह कुंभकर्ण खाकर अट बैठी। डोंट टीच मी मिस्टर महेशगा। उसने उंगली उठाकर कहा, क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो?
डालते हुए कहने लगा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूँ समझी तुम, यूं एकदम चालाकी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कर रहा था। सजा भुगत रही हूँ अपने किए की सजा, वो चबा कर कहने लगी। महमूद उसे तड़पता देख कर रह गया। रोई सुर्ख आँखें, मोटा मोटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरी शोल्डर फिटिंग सिल्की बाल और बना दुपट्टे के अजागर हाथों रहनाइयाँ नजर हट रही थी। तुम्हारे लिए सजा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा, एक खास बीवी हो तुम। उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके गाल को छुआ। वो उसके अंदाज पर भड़कती। कहा है ना मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। महमूद उसके हाथ उसकी कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर बछू रही रहेगी। इतना सब्र नहीं है मुझे कि मैं आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो तू रात गुजारी थी वो भी खुदा जानता है। उसने कहते हुए उसे जोर से पूछ लिया था। मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगाओ। वो फनकार कर कहती हुई उस पर झपट पड़ी। वो उसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए उसके हाथ रोक रहा था। लेकिन जैसे ही रवि के नाखून ने उसकी गर्दन पर खराश डाली, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और यकदम उसका हाथ हट गया। वो उसके भारी हाथ से थप्पड़ खाकर पीछे की तरफ बेड पर गिरी। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, हर चीज की हद होती है, अपनी हद में रहना सीखो। वो पहली बार यूं हंसे से ढाड़ा। तुम मुझे हद बता रहे हो, हद तुमने पार की है। वो थप्पड़ की तकलीफ भूलकर फिर सीधी खड़ी हुई। मुझे हद पार करने का रास्ता तुमने दिखाया था। वो जोर देकर बोला, मैंने तो एक शरारत की थी। वो रूहान से बोली, लेकिन मैंने कोई शरारत नहीं की, मैं कल ही संजीदा था, आज तुम किसी भी कोर्ट में चले जाओ, मेरा कसूर कहीं भी साबित नहीं होगा। उसने चबा कर कहा, तुम इतनी बेकसूर भी नहीं हो। मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूँ। उसने कांधे आंचकाए। तुम पछताओगे अपने फैसले पर, फिलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। वो पीठ पर सुकून हो चुका था। वक्त तुमने खसारे का सौदा किया है। तुमने तमीम किया पता कि सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हासिल हुआ है। तुम्हारी सूरत में वो उसके सराहे को मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। खुशफहमी है तुम्हारी, वो नफरत से बोली। ये तो बात की बात है ना कि तुम खुशफहम है और तुम गलतफहम। पहले तुम ये बताओ, तुम चेंज करोगी या लाइट ऑफ कर दो? उसके लहजे और नजरों का मकसद वो अनजान होती ही समझ गई थी और उसके जिस्म में सनसनी बोल गई। उसका खून खून लट्ठा था। तुम कहना क्या चाहते हो जो तुम समझ चुकी हो? वो कहता हवा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे हटी। मैं हंगामा मचा दूंगी अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो। उसने धमकी दी। मिस रवि, महमूद वक्त ये आपकी भूल है कि मैं आपकी धमकियों में आपको छोड़ दूंगा और अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं। मैं अपनी जिद पूरी करना जानता हूँ और बेहतर है आप मेरे साथ सीधी तरह पेश आई, वरना मुझे इतना पेश आने में भी वक्त नहीं लगना। ये तो आज आप देख चुकी हैं। वो इसे कलाई से पकड़ कर अपने तरफ खींच चुका था। एक मर्द से मुकाबला करना उसके बस से बाहर हो गया था। उसकी सारी जिद्दोजहद नाकाम हो गई थी। वो भी बसी से तड़प तड़प कर रोने लगी, मगर महमूद पर उसके आंसू और सिसकियों का भी कोई असर नहीं हुआ। अब चाहे वो तड़पती या बलकती, इसे परवाह नहीं थी। बकौल उसके उसने अपना हक वसूल किया था।
बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो बेहस बनी बैठी थी और कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई। उस बार दस्तक मुखवातर होने लगी थी। तभी वे सच सोए महरोज की नींद का सिलसिला भी टूट गया। उसने चौंक कर आगे पीछे देखा। वो दोनों पांव सोफे पर चढ़ाए, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी और इसे देख रही थी। महरोज बेटा दरवाजा खोलो। बाहर आरफा बेगम की परेशान आवाज आई। वो एक घूमट बैठा बेड के दूसरे कोने पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए वो कमरे में बिखरी चीजों से बचता हवा दरवाजे तक आया और बालों में हाथ फेरते हुए दरवाजा खोल दिया। गुड मॉर्निंग, उसने हमेशा की तरह कहा। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? कब से दरवाजा बजा रही हूँ, तुम्हें परेशानी हुई? जी सब खैरियत है, मैं सो रहा था इसलिए पता नहीं चला। उसने परेशानी कम करनी चाहिए। रवि कैसी है? आरफा बेगम ने ठहर कर पूछा। अंदर रखी देख ली कैसी है, उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। क्यों, क्या हवा? वो बाहर से ही अंदर का हाल देख चुकी थी। कमरे की सफाई कर दे, उसने सर झटक कर कहा। और नाश्ता? नहीं, नाश्ता मैं नीचे आकर ही करूँगा। और दुल्हन, उसका नाश्ता आप ऊपर भेज दें, वो अकेली नाश्ता करेगी। फिलहाल तो अकेली ही करने तो बहुत है। आरफा बेगम बात समझते थी। ठीक है, मैं मुलाजमा को पूछती हूँ। वो कर पलट गई और वो अंदर आ गया। इतनी सहमी हुई क्यों बैठी हो? भूख की वजह, थकन की वजह से या नींद की वजह से? वहाँ उसके बराबर सोफे पर आ बैठा, लेकिन उसने खुद भी सर नहीं उठाया। ओके यार, न बोलो, तुम्हारी मर्जी, आज का दिन तुम्हारा है। वो कहता हवा उसके बालों को छेड़ता। कट खड़ा हवा वाशरूम चला गया। मुलाजमा कमरे में आकर सफाई करने लगी और अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। बेगम साहबा, आप बेड पर बैठ जाएं, मैं सोफा भी साफ कर देती हूँ। सोफे पर फूलों की पत्तियां बिखरी थी, लेकिन उसका पारा हाई हो गया। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं आग लगाकर जला दूंगी सब कुछ। वो मुलाजमा पर चलाने लगी। मिनट वो वॉशरूम से बाहर निकला। तुम जाओ, ये काम बाद में कर लेना, उसने मुलाजमा को नरमी से जाने का कहा। वो सर हिला कर चली गई। अलबत्ता वो बाकी सारी सफाई कर चुकी थी। पागल हम गई। हाँ, मैं पागल हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया। बस सिर्फ 2 दिन नहीं, उसने इसे छींटते हुए कहा और वो बेबसी के उस मकाम पर आ गई थी कि बार बार आंसू आ रहे थे। तुमने मुझे मेरे अपने से दूर कर दिया। उस वक्त तुम मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। वो रोते हुए कर रही थी। मुझे अपनी तरफ मायूस तुमने किया था, क्यों मुझे अपनी झलक दिखाई, क्यों रागिब किया मुझे? वो इसे दोनों कांधों से पकड़े। चिंतों हुए बोला। मुझे क्या पता था तुम इतने कमजोर नियत हो। कोई जुबान ही नहीं। मर्द की नियत कमजोर नहीं होती, किसी औरत कमजोर बनाती है। तुम्हारी तरह झलक दिखाकर, अदा दिखाकर। तुमने अगर उस रात वो सब ना किया होता तो तुम्हारी जगह कोई और होती और मारूफ वक्त की बीवी बनने पर फख्र कर रही होगी। जो कि ऐसे चुपचाप हो दो। अपनी गलती का इल्जाम मेरे सर मत डालो। गलती कर भी न मानना एक और गलती है तुम्हारी। वो झटके से इसे छोड़कर पीछे हटा। मैं अगर अपनी गलती भुगतूं तो तुम्हें भी अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। मैं तुम्हारी सजाओं के लिए तैयार हूँ, जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल रगड़ने लगा और वो नफरत से रुख मोड़ गई। मुलाजमा इसका नाश्ता भी ले आई थी, मगर उसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मिसेस से अपनी मॉम का नंबर डायल कर रही थी।
मगर मुझसे जा रहा था और परेशानी की बात ये थी कि माम के साथ डेट का भी नंबर ऑफ था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर डायल किया। इन्हों कॉल रिसीव करने वाली मुलाजमा थी। रजिया, मैं रवि बात कर रही हूँ। माम से कहूँ मैं बात करना चाहती हूँ। उसने बेकरारी से कहा। सॉरी जी, बेगम साहबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती। मुलाजमा ने कहा, लेकिन रजिया तुम उनसे कहो। मैं सिर्फ एक बार। उसने कुछ कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया और फोन उसकी माम ने बंद किया था। वो दूर बैठी ही समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरफा बेगम की नजर लावंज में बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है? किसी का फोन आया था। उन्होंने फोन के करीब बैठे उसे देखते हुए कहा, तो फिर कॉल क्यों है? किसको? अपनी मॉम डेव को। अच्छा, बात हुई उनसे? क्या कहते हैं? आरफा बेगम को सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी। इन्होंने भी मुझे धतकार दिया। आरफा बेगम की खुशी मान पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे नाराज नहीं रह सकते। ये सब बस वक्ती हंसा है। जब हंसा उतर गए तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा। उन्होंने सर पर हाथ करते हुए कहा, डेट का हंसा वक्ती हो सकता है, मगर नून का नहीं। वो अपने भाई से कम नहीं। लेकिन बेटा तुम्हारे लिए उनके दिल में नर्म गोशा हमेशा रहेगा। पुनः अगर नर्म गोशा होता तो वो कल मेरी जिंदगी के फैसले पर मुंह चुप रहकर मामू का साथ न देती। वो बदगुमान थी, लेकिन बेटा बात आंसू की और सच्चाई की थी। तुम्हारी माँ इलियास भाई का साथ न देती तो वो लोग जोते पड़ जाते। ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जहाँ नौबत आंसू और सच्चाई तक चली गई। एक जरा सी बात को सबने इशू बना दिया। मेरे हंसी मजाक को मेरे दिल का शौक बना दिया। अल्लाह की रजा में राजी होना सीखो। और अच्छा तो आप और आपके बेटे ने ये नहीं किया, उसको तो मैं कभी माफ नहीं करूँगी। उसने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। नफरत है मुझे उससे और खुद से। फिकर वो खड़ी हो गई। अंदर वेकेशन तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज शाम तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है ना? मैं नहीं जाऊंगी ना? तैयार हो रही? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। एक गलती तुमसे पहले हुई, एक अब कर रही हो। कल हजारों लोगों ने बातें की, सरगोशियां की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाएं, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सरगोशी करें। आरफा बेगम की कर चली गई थी। वो कितनी ही देर सोचती, फिर कदम हुए तो कमरे की तरफ जहाँ वेकेशन उसका इंतजार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरफा बेगम के कदम थम गए थे। मल्टी शेड लहंगे में उसकी डोरियां रंगत और चमक गई थी, और ऊपर से उसके पसीने नक्श उसकी खूबसूरती की दो उपशा कर रहे थे। मांग और कितनी देर डेट को 2 बार फोन कर चुके। महसूस है ध्यानी में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसे देखकर हैरान रह गया। चलो देर हो रही है। उन्होंने चौंकाया, लेकिन मेल झाल पहुंचने तक उसकी नजर उस पर टिकी रही। यही तो झलक थी जो वो पागल हो गया था, और वो आज उसके हमराह थी। रवि के घर वाले नहीं आए। हसन ने महमूद से सवाल किया। नहीं, उसने जवाब दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन यार उन्हें ख्याल करना चाहिए था। अकलूती औलाद है उनकी बीवी, इस तरह ताल्लुक तोड़ना हैरत की बात है। हसन ने रवि के अकेलापन नजर करते हुए कहा, उनकी बेटी है, उनकी मर्जी। महमूद ने लापरवाही से कहा, कसूरवार तो तुम है, सजा सिर्फ नहीं को क्यों मिल रही है तुम्हारी वजह से। सारे रिश्ते टूट गए।
और तुम एंजॉय कर रहे हो। यार बस अपने ऊंचे आदर्श अपनी तक वक्त इसमें सुन ले दो। हंगामा मचा देगी। वो तो पहले ही अपना कोई हमनवा ढूंढ रही है। सूफी इलियास से फिर कोई राबता हुआ नहीं यार, लेकिन कोशिश करूंगा सब ठीक हो जाए। माजी रवि कर शावर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया। कितनी जल्दी? हाँ इलियास भाई आ रहे हैं मिलने। क्या मगर क्यों? शायद किसी जमात के साथ आए थे। आज वापस इस्लामाबाद जा रहे थे। मिलकर जाएंगे, सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रवि, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई। सकीना बेगम परेशान हुई। अब क्या हुआ? रवि ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। उन्होंने जल्द पर व्हाइट टॉप को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं माँ। इलियास भाई को पसंद नहीं ऐसे लिबास। वो पहली बार तो मुझे उन कपड़े मैं नहीं देख रहे, कई बार देख चुके और मांग में अपने घर में है। बेगम साहबा सूफी साहब ये हैं। मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम की तरफ। खदीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? इलियास ने कहा। सकीना ने कहा सब ठीक, तुम्हें सलाम दिया है। वालेकुम सलाम, बहुत दिन हो गए मिली भी उनसे। फातिमा तमीम और रवि को बहुत याद करती है, तो फोन पर बात कर लिया करे। वो हमसे नहीं, सकीना फोन के राबतों को तो हम कर लिया करेंगे। इतना जरूरी भी इस्लामाबाद आती हो तो तुम्हारी बात हो ही जाती है। उन्होंने फोन की बात टाली। रवि बेटी कहाँ गई? नाश्ता कर रही है अभी इसी वक्त। आज यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी तो सिंधी को देर से उठती है। अच्छा अस्सलामुअलैकुम मामू जान, रवि ने आते ही कहा, लेकिन उसके लिबास को देख उनके चेहरे पर नागवारी उतरी। फातिमा कैसी है? ठीक है, कभी लाहौर लाए ना इसे। वो घर से बाहर नहीं निकलती।